गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी से आ जाइए। आज हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के तक। लगभग हम इस चैप्टर के अंतर्गत यानी चैप्टर 3 में हम दिल्ली सल्तनत को पूरा समेट लेंगे। इसके पहले वाली जो क्लास आपने देखी चैप्टर 2 नए राज्य और उनके साम्राज्य, तो उनमें हमने देखा था कि किसी भी राज्य की दिल्ली राजधानी नहीं थी, सब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। किस प्रकार उदय हुआ, दक्षिण में चोलाज ने कैसे अपने आप को डेवलप किया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आज हम जो अपना मेन स्ट्रीम है यानी दिल्ली सल्तनत उसके बारे में देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। ओके, ये हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था। राज्य का जिक्र नहीं है, ठीक है, कोई राज्य का जिक्र नहीं है। पल्लव की भी बात हो गई है ना, चोलाज की भी बात हो गई, पांडे वगैरह की बात हो गई, चहमान वगैरह है, तोमर वगैरह है, इन सब की बात हो गई। आई बात समझ में? किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो दिल्ली की तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली राजधानी 12वीं शताब्दी में बनती है। ओके, उसके पहले दिल्ली नहीं थी भाई। कन्नौज से उठ के फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, दिल्ली तो बहुत बाद में आई। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, सल्तनत काल के दौरान। अब जैसे तालिका 1 देखेंगे, अभी हम नीचे जाएंगे तो तालिका 1 देखेंगे। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? जब पहले तोमर राजपूतों का काल था ना, तो दिल्ली की थोड़ा प्रसिद्धि बढ़ी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से जाना जाता है, कि उन्हें परास्त किया। भाई आपस में ही तो लड़ रहे थे ये, और एक केंद्रीय शक्ति के अभाव में क्षेत्रीय राज्य आपस में बहुत भिड़ते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। जैसे स्कूल में मास्टर ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में मार कुटैया किया करते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर है ना आता है, बच्चों को सांप सूंघ जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, जब तक केंद्रीय शक्ति नहीं होगी तो क्या होंगे, छोटे छोटे राज्य आपस में भिड़े रहेंगे। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। अब यही एक काल था तोमर और राजपूतों का जिसमें दिल्ली की थोड़ी प्रसिद्धि हुई। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। तो ये दिल्ली का पुराना इतिहास है। अगर कोई पूछे कि दिल्ली किसके काल में समृद्धि के काल में गई, तो क्या बताओगे, राजपूत और तोमरों के काल में या तोमर और चौहानों के काल में। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के कुछ शहर हैं 13वीं 14वीं सदी में। फिरोज शाह कोटला, आपको पता है क्या है, मैदान है। यमुना नदी पुराना मार्ग है ये। हौज खास, सीरी, जहांपना, दिल्ली कुहना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब दिल्ली है। दिल्ली है मेरे यार। जहाँ के राजा कौन है? अरविंद केजरीवाल वर्तमान में। दिल्ली के मालिक हम हैं। ओके, इस समय शराब घोटाले में अंदर हैं, है ना। अंदर क्या है, अब तो जमानत पे बाहर आए हैं, दो को फिर अंदर जाएंगे। तो बचपन में बुजुर्ग लोग कहते थे दारू वगैरह से दूर रहना चाहिए, ये सुने होते तो आज ऐसा नहीं होता। दूसरा, उनकी एक स्वातिवाल मंत्री हैं, उनको पीट दिया फुकट में। तो ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। तो दिल्ली भैया बहुत खराब चीज है। ओके, अगर राजनीति के क्षेत्र में जाओगे तो दिल्ली सबको पहुंचना है। सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली में शासन हो, लेकिन भाई इस तरह मार कुटैया होती है वहां। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी का जब आरंभ हो रहा था ना, तो दिल्ली सल्तनत बनी 1206 में। ओके, इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। धीरे धीरे क्या होगा, राजधानी बन जाएगी और ये औपनिवेशिक काल तक चलती रहेगी। फिर कलकत्ता शिफ्ट होंगे अंग्रेज वगैरह। 5 वंशों की पहचान करिए जिनसे मिलकर दिल्ली बनी है। इस इलाके जिस इलाके को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने आगे अनेक नगर बनाए, जैसे दिहले पूना, शीरी, जहांपना, सब दिए गए हैं, देख लेना। अब जैसे किसने कौन आया सबसे पहले, तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 के आसपास। अनंगपाल था उस समय 1130 से 45, ये राजपूत वंश है। उसके बाद 45 के बाद कुछ विवाद हुए, तोमर चौहान भिड़ गए, पृथ्वीराज चौहान आ गए 1165 से 1192, और ये मोहम्मद गोरी से पराजित हुए सेकेंड वार में। प्रारंभिक तुर्की शासन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 रहा, और ये मामूलक वंश रहा, मामूलक या गुलाम वंश। ठीक है।
गुलाम वंश 1206, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया 1210 से 1236 रहा। फिर इसकी बेटी इसने रजिया को अपना बादशाह घोषित किया कि आने वाले समय में रजिया सुल्तान बनेगी, लेकिन चूंकि पुत्र इसके अयोग्य थे, लेकिन रजिया का भी काल ज़्यादा लंबा 4 साल का मात्र रहा है, लेकिन शासक अच्छी थी। उसके बाद बलबन आ गया, चालीसा दल का खत्म किया, और ये कट्टर शासकों में गिना जाता है बलबन, है ना। तो पहला तोमर दिल्ली पे आए, फिर दूसरे चौहान आए, तीसरे आए प्रारंभिक तुर्की शासक, फिर खिलजी वंश आ जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्थापक है और ये अपने चाचा की हत्या करके शासन करता है। 1396 से लगभग 20 साल शासन करता है और इसने बहुत कुछ बदलता है। उसके बाद ये चौथा हो गया। पांचवा वंश आता है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक की अध्यक्षता में, और ये लगभग चलता है 1320 से 1414 तक, लगभग 96 ईयर्स। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक बनता है, 24 तक रहता है, मात्र 4 साल। उदार बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक आता है 1324 से 1351। सुधार बहुत करता है, लेकिन इसके सुधार बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं क्योंकि बिना सोच विचारे कर देता है। फिर उसके बाद इसका तीसरा बादशाह फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसी बाद एक और बादशाह होता है, फिर ये सैयद वंश आ जाता है, खिजर खां। ज़्यादा लंबा नहीं चलता, फिर बहलूल लोदी वगैरह हैं। तो कुल मिलाकर के 6 और 7 वंश हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, और उसके ऊपर ये, यानी इन्हीं 3 वंशों से प्रमुख रूप से अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 6 क्वेश्चन इन्हीं वंशों से पूछे गए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है ये प्रीलिम्स में, याद रखना हमेशा इतना ये इंपॉर्टेंट रखता है। सुल्तानों के अधीन दिल्ली, ओके। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इतिहास, तारीख एक वचन होता है, तवारीख बहुवचन होता है, ये फारसी शब्द हैं, याद रखना। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, यानी बहुवचन। इतिहास के लेखक कौन होते थे? सचिव हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, दरबारी हो सकते हैं, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, न्यायप्रियता तब बल देते थे ये लोग। अब न्याय चक्र क्या है? फखरे मुदम्बिर ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, बिल्कुल ये बात सही है। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता हो, ऐसा तभी, यानी घूम फिर के राजा पर आ जाएगा। अब जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ये देखो, ये एक शब्दावली थी हमारे यहाँ प्राचीन भारत से ही चली आ रही है कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ही क्या बन सकता है? शासक बन सकता है। बाद में ये भी इनमें भी आ गया, किसमें? इस्लामी लोगों में। प्रारंभिक तुर्की शासकों में बलबन तो इसको बहुत मानता था। लिंग भेद तो आपको पता ही है, स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ काम पुरुष अच्छी तरीके से कर सकते हो, कुछ काम माताएं अच्छी तरीके से कर लेती हैं या बहनें अच्छी तरीके से कर लेती हैं। इसका सिंपल उदाहरण मैं बताता हूँ। बच्चे पालना सबसे कठिन दुरूह काम होता है जो माताएं ही कर सकती हैं, पुरुष के जिम्मे नहीं है। पुरुष तो उसको ढकेल के कुएं में डाल लाएगा। आई बात समझ में? और स्त्रियों पुरुषों के बीच जो ये लिंग भेद चलता है ना, अभी यूपी की टॉपर रही है ना लड़की, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके चेहरे पर मतलब हार्मोन्स की वजह से उसके चेहरे पर बाल ज़्यादा थे, तो लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतने जाहिल लोग हैं हमारे समाज में कि इसलिए कि उसका चेहरा अन्य लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा अलग प्रकार से बना हुआ है, तो इसलिए ट्रोल। और ये नहीं देखा कि उसने कितना बेहतरीन टॉप किया है। और यूपी बोर्ड में टॉप करना कोई छोटी बात नहीं होती भाई, बात समझ में है ना? तो जाहिलियत मत दिखाइए लोगों को। अगर लोग अच्छा कर रहे हैं तो अगर उनको आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो उनको पीछे भी मत के लिए, उनको ट्रोल भी मत कर लिए।
और ये सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा भयंकर हो गई है ना कि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? ये कुछ और खास बातें ध्यान रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ये याद रखना, तवारीख क्या है? बहुवचन में है, इतिहास लिखने वाले। गांव में शायद ही रहते हों। सेकंड, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए, उनमें ढेर सारे इनाम और इनाम इकराम पाने की आशा रखते थे। पहली बात हो गई, एक तो शहर में रहते थे, दूसरी बात यह है कि अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए ढेर सारे उपहार पाने के लिए करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यहां पर ये जाहिलियत दिखा गए। कौन? यही जो तवारीख लिखने वाले हैं, कि आदर्श समाज व्यवस्था के बनाने का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार हो और लिंग भेद पर आधारित हो। ये कैसी आदर्श समाज व्यवस्था है? आदर्श समाज व्यवस्था तो वही होगी ना जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, सभी को आगे जाने का अवसर मिले, महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले, तो वो तो बेहतर समाज हो सकता है। तो ये एक माइंडसेट है। और दूसरा एक चीज और बता दूं, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारे एमएमएस वायरल होते हैं। प्यार के नाम पर जो लड़कियां होती हैं उनसे आलतू फालतू के काम करा करके, उनकी न्यूड फोटो खींच के या न्यूड उनका वीडियो बना करके यूट्यूब पे या सोशल साइट्स पे डाल देना, ये भी एक जाहिलियत भरा काम है। और सरकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आईपीसी 376 रेप केस ही ठोकना चाहिए, तभी ये लोग सुधर सकते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता लड़कियां ऐसे वीडियोज बनवा क्यों लेती हैं। उन्हें तो अपोज करना चाहिए और इतना प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं अपनी पूरी जिंदगी, मतलब आपको चुनाव करना है एक ऐसे बच्चे का या एक ऐसे लड़के का या एक ऐसी लड़की का जो आपके 60-70 साल बहुत आराम से काट दे और बेहतरीन तरीके से आपका जीवन हो सकता है। आपके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है ना तो आपका काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि जो अगर भरोसे में लेकर के आपके वीडियोस बनाना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना, उसको 2 सेकंड न लगाएं, छोड़ के भगे, वरना क्या होगा, जिंदगी आपकी बर्बाद होगी। एक बार अगर वीडियो सोशल साइट्स पे आ गया ना, कभी नहीं हटेगा। आप जीवन भर रगड़ रगड़ के मेहनत करते रहते हैं, एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी है। ओके, तो जो भी कंटेंट भी बनाए तो सोच समझ के बनाए। आई बात समझ में? कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, सबको लगता है कि नहीं मैं टॉप पे आऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा कंटेंट चूज करिए, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि ये समाज है, ये जीने नहीं देता है और अंत में रहना तो आपको समाज के बीच ही है। बात समझ में आ गई ना? तो एक आदर्श समाज व्यवस्था क्या होगी, जन्म सिद्ध अधिकार ना मिले और लिंग भेद पर आधारित समाज ना हो, सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, लेकिन ये बनाए रखने की सलाह देते थे कौन? ये लेखक, तवारीख के लेखक। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी और कुलीन वर्गों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। इस युग के इतिहासकार मेहनाज उस ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये उसका रूढ़िवाद था जो उसको नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया और हत्या कर दी। सोचो, और बेहतरीन शासक थी, अपने सभी भाइयों से श्रेष्ठ थी, है ना। लेकिन अब मिनहाज उस ए सिराज जो कि तवारीख के लेखक हुआ करते थे, ये भी उसको पचा नहीं पा रहे थे और कुलीन वर्ग तो बिल्कुल नहीं पचा पाएगा। और कोई भी अगर किसी परिवार में श्रेष्ठ स्त्री निकल जाती है, अच्छा नाम कमाती है, तो लोग उसको बच्चलन साबित कर देते हैं, उसको बुरा साबित कर देते हैं। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, ईश्वर क्यों बनाएंगे यार ऐसी व्यवस्था। उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। सोचो, ये है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे हासिल क्या हुआ। मतलब जाहिलियत वाली बात करी मिनहाज सिराज ने, लेकिन उस काल में था, आज थोड़ी है। बिल्कुल है भाई। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में
किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। पिछली क्लास में हमने काकतीय वंश पढ़ा था, गोदावरी के आसपास। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी है, ये मूवी भी है साउथ की, रुद्रमा देवी के नाम से। 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ये मूवी में भी दिखाया गया है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उसका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया। तो देखो, रुद्रमा देवी भी गलत कर रही थी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी छुपा करके कोई काम नहीं करना है आपको, समझे? अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके कोई काम नहीं करना है। रुद्रमा देवी ने जैसा किया, क्योंकि अभिलेख लिखवाओ, अपने नाम से लिखवाओ तो लोग जानेंगे आपको। उसी तरह कश्मीर की एक महान महिला शासक थी दिद्दा, 980 से 1003 के आसपास, बड़ी बहन के नाम से जाना जाता है और बहुत अच्छा काम करती थी। एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कहा गया मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया का विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतने कठिन क्यों था? क्योंकि उस समय रूढ़िवादी समाज था और महिला को तो, इतनी महान महिला को पचा ही नहीं सकता वो समाज। ये बात हमेशा याद करके रखना। आज की डेट में अगर कोई पुरुष है ना छोटी नौकरी करता है, महिला बड़ी नौकरी करने लगती है, तो लोग वो ज्योति मौर्य वाला उदाहरण देने लगते हैं। कहीं से ज्योति मौर्य ने गलत नहीं किया भाई, चुनाव है। जब पुरुष बेवकूफ निकल जाए तो महिला तो उसके साथ जिंदगी गुजारती है, तो महिला को भी, महिलाएं भी छोड़ देती हैं और पुरुष तो छोड़ते ही छोड़ते हैं। आई बात समझ में? तो चुनाव है, आपको सही चुनाव करना है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। अब आपका आ गया मेन मुद्दा। अभी तो आप फैक्ट्स पढ़ रहे थे, अब आता है आपका मेन मुद्दा। नजदीक से एक नजर डालते हैं। अब घुस मत जाना उसमें अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, मतलब नजदीक से पढ़ने का मतलब छोटी छोटी बारीक चीजों को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्यों के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों, प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इसने 40 दल बनाया था, 40 सरदारों का दल था। इसके सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। तो ये टर्म से याद कर लेना, इसको नोट करते जाना। और कुछ लोग है ना, आज मैं कमेंट देख रहा था तो उसमें कहा कि मैं पूरी किताब को अंडरलाइन कर लेती हूँ। तो भैया पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट चीजें मैं खुद बता देता हूँ कि आरंभिक जो सुल्तान थे ना, विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर क्या कर रहा था? विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। इसीलिए उसने 40 दल गठन किया। फारसी में गुलामों को बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूंकि वो पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। लेकिन याद रखना है, ये गुलाम सिर्फ एक ही उनके बेटों के प्रति विश्वास पात्र नहीं हो सकते थे। वो सिर्फ किसके प्रति विश्वास पात्र होंगे? अपने मालिक के प्रति। बेटों से बढ़कर गुलाम माने जाते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोषा आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होते हैं। ये भी एक है। आश्रित क्या होता है? आज की डेट में 15 साल से कम उम्र का व्यक्ति और 60 साल से ऊपर का व्यक्ति आश्रित की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कालशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष है। उसके बाद आश्रित वाली श्रेणी शुरू हो जाती है। हम तुम भी आश्रित हैं। अगर आप कमाई नहीं कर रहे हैं, पिता के पैसों पे पल रहे हैं, तो आश्रित हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। पैसा आपको कौन देता है? पापा देते हैं, माताजी देती हैं, कुछ और लोग देते होंगे। तो आप क्या हैं? आश्रित हैं उन पर। अगर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आश्रित नहीं है। भाई समझ गए? खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। एक याद रखना है, गुलाम जो थे ना, उनको बंदगा कहा जाता था। और खिलजी और तुगलक दोनों लोगों ने क्या किया? बंदगा का इस्तेमाल करते रहे।
साथ ही कुछ ऐसी जनता थी जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग थे, उनको भी ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठाते थे, सिर्फ कुलीनों को ही नहीं बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। कुलीन लोगों को बुरा लगने लगा और वो राजाओं का विरोध करने लगे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों, अब संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। ये वो कोई नहीं है मामा वाला, बाहुबली के मामा जो थे ना, कि मामा जब तक तुम हो मुझे कोई मार नहीं सकता, बाद में मामा ही ठोक देते हैं। ठीक है, तो सल्तनत काल में क्या था कि जो गुलाम होता था ना, या जो आश्रित होता था, वो सिर्फ अपने मालिकों और संरक्षक जो उसका था उसके प्रति तो वफादार रहते थे, उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, कि मालिक का बेटा या उसके प्रति भी हम रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता था। यदा कदा बेशक हो जाए, ज्यादातर ये उनका विरोध ही करते थे और स्वयं सुल्तान बनने या किसी अन्य को सुल्तान बनाने की चाह रखते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, और ये कभी कभी तो बहुत बुरी तरीके से खत्म होती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। याद रखना है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक एक कलाल, यानी शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये सब क्या थे? नीचे कुल के व्यक्ति थे। ये प्राचीन लैंग्वेज है या मध्यकालीन लैंग्वेज है। ओके, 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया? इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरणों के रूप में दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक एक ठीक ठाक शासक था। जब मरता है तो लोग कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी प्रजा से, प्रजा को मोहम्मद बिन तुगलक से छुट्टी मिल गई। ठीक है, तो ये बर्नी है। ऊपर देखा आपने, वो एक ने कहा कि नहीं, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। फिर आगे क्या कहता है? पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इसको इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इक्ता का मतलब होता था इलाका, और उस इलाके का जो भी राजस्व वसूल करने वाला, न्याय करने वाला, पुलिस व्यवस्था देखने वाला, उसे इक्तादार कहा जाता था, इक्तेदार। ठीक है, और यही अभी मनसबदार बन जाएंगे। वो टर्म्स हम अभी आगे बताएंगे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती या मुफ्ती। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूल किया करते थे। देखो, प्रशासनिक काम भी करते थे, न्यायिक काम भी करते थे, सैनिक व्यवस्था भी संभालते थे, और राजा को मदद पड़ने पर सैनिक व्यवस्था भी देते थे। ये मुफ्ती का काम होता था, या उसे जिसे हम इक्तेदार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इलाके का राजस्व इकट्ठा करेगा। भाई, सैनिक सेवाओं के बदले उसे कुछ पैसा तो चाहिए ना, राजा रकम दे नहीं रहा। ठीक है, तो राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका था। उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, यानी उनका ट्रांसफर होता रहे। ये बढ़िया व्यवस्था थी। ट्रांसफर नहीं करेंगे, पद वंशानुगत कर देंगे तो वो मक्कार हो जाएंगे। क्योंकि पिछले काल में आपने देखा, सामंत आगे जाके राजा बन जाता था जब ताकत इकट्ठी कर लेता था। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ सम्राट को पता चल गया कि नहीं, ये बेवकूफ बनाएंगे हमें, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। तो ये क्या करते थे? ताकत ही नहीं इकट्ठा होने देते थे। ना तो वंश परंपरा का पालन करते थे, और ना तो परमानेंट एक एकता देते थे। एकताएं बदलती रहती थी, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था, और जो बेईमानी करता था उसको दंड भी दिया जाता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। बात समझ में आई ना? कि ऐसा नहीं कि गलकुता हो, राज्य का एक ऑडिटर होगा
जो उनके लेखों का हिसाब करेगा, कितना वसूल किया, कितना बांटा, कितना बचा, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, ना तो सेना बढ़ाए ना घटाए, और अच्छे घुड़सवार हों। दाग और हुलिया प्रथा भी चलने लगी। बलबन का तो काल ऐसा था, इसने चालीसा दल को खत्म कर दिया, और ये चालीसा दल का पहले सदस्य रह चुका था तो इसकी कमजोरियों को जानता था। दूसरा, इसने रक्त और लौह की नीति, पैबोस, सजदा जैसी प्रथाएं शुरू की। रक्त और लौह, ये इतना भयंकर शासक था, ये तो कहता है कि मैं जब नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें क्रोध में आ जाती हैं, या मेरा शरीर तमतमा जाता है और मेरा हाथ तलवार की मुठ पे चला जाता है और उसकी गर्दन काटने के लिए मैं व्याकुल हो जाता हूँ। सोचो, चालीसा दल को बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि चालीसा दल मुझे खा जाएगा। ये चालीसा दल से ही तो निकल के आया था। बात समझ में आ गई ना? तो उसी तरह अच्छा, प्रशासन के मामले में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, और ये अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन व्यक्ति थे। ठीक है, काम भी इन्होंने अच्छे किए, लेकिन शॉर्ट टर्म रहा इनका। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। ठीक है, कोई भी केंद्र से बाहर नहीं जाएगा, चाहे जितने बड़े आप सामंत हो, चाहे जितने बड़े जमींदार हो, आपको मेरी सत्ता के आगे झुकना ही पड़ेगा। और इसमें तो सबसे ज्यादा खराब था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। भू राजस्व के निर्धारण, वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया, सारी एकताएं छीन ली। ठीक है, चरही, घरही और बड़े बड़े जो खुद मुकद्दम चौधरी वगैरह थे ना, उसमें भी कर लगा दिया। भैया पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, बिना पैसे के काम होगा नहीं। आई बात समझ में? बिना पैसे के काम होगा नहीं। उसके बाद स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अब कर कौन लगा रहा है? अब कर लगा रहे हैं भाई साहब। वेट ए सेकेंड। ठीक है, अब कर कौन लगाएगा? भाई साहब लगाएंगे, और भाई साहब भी वसूल करेंगे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी लगाएगा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि इसको एक सुगठित सेना रखनी थी और सेना को ये नगद वेतन देता था। सेना के खाद्यान्न के लिए बाजारों पर इसने नियंत्रण किया, बाजार व्यवस्था बनाई। बात समझ में आई? यहाँ तक व्यवस्था का भी निर्धारण करता था अलाउद्दीन खिलजी, और ये थोड़ा मजबूत शासकों में से एक था। ये कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उधर उत्तर पश्चिम से ना, उधर उधर से आक्रमण का, मंगोल आक्रमण का खतरा था। और ये ना बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी तो है ही है। आई बात समझ में? क्लास 12 की जब एनसीईआरटी करेंगे ना, तो हम इन भाई क्लास 12 की एनसीईआरटी के 3 भाग हैं। फर्स्ट प्राचीन है, सेकंड मध्यकालीन है, और थर्ड आधुनिक भारत है। तो हम उनमें और डीप में चले जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। और एक काम ये और करता था कि सुल्तान प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था ना कि सामंतों से कर लगाने का अधिकार तो छीन ही लिया, उनसे कर भी लेने लगा। और उस समय कुल तीन तरह कर तो और थे, लेकिन 3 तरह के करों का जिक्र है। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, ये लगभग उत्पादन का 50% होता था, उपज का लगभग 50%। मवेशियों पर कर, जितनी अधिक संख्या में मवेशी होंगे उसी हिसाब से कर। घर जिस हिसाब का बना होगा उस हिसाब से कर रखना होगा। ठीक है, और एक भी याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही था। क्यों बाहर था भाई? अगर आपने मान लिया दक्षिण की विजय करी, दक्षिण की विजय जब वहां से वापस लौट आएंगे तो इतनी बड़ी सेना वहां थोड़ी रख के आएंगे, और ना कोई वहां शासक होगा। तो वहां लोकल जो होगा, क्षेत्रीय जो सामंत होगा, वो फिर उठ खड़ा होगा। तो सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, चाहे केंद्रीय सत्ता जितनी भी मजबूत हो जाए। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत के बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहां तक कि गंगा के मैदानी जो इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं क्या थी? अक्षम थी। और मजबूत प्रशासन दिल्ली के आसपास ही होगा, बाहर थोड़ी होगा। बाहर से जब आप लूट के ले आओगे, है ना, सोना चांदी उठा लाए, मान लिया दक्षिण में विजय करी, सोना चांदी दबा के ले आए, लेकिन जैसे ही वहां से वापस आओगे वो लोग फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया।
ठीक है, जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई ये फिर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वह अधिकार क्या होता था, सीमित समय तक ही रह पाता था। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको जबरदस्ती अपना बना तो लिया, लेकिन प्रेम नहीं मिल पाएगा आपको, पूरी जिंदगी आप तड़पते रह जाएंगे। अफ्रीकी देश मोरक्को के 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता, मोरक्को से आया था, याद रखना। ये क्या कहता है, चट्टानी उबड़ खाबी पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे साहब लोग, सरदार। कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था, ठोस होता था, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। ये बांस की तारीफ कर रहा है। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांस काट डालती हैं, तभी उनको जीत पाओगे। ये इब्न बतूता कह रहा है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, 14वीं सदी में भारत आया। बात समझ में आ गई ना। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, यानी जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत पर उसका धावा हुआ। और उस समय कौन था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी सारे बच्चों का गलत हुआ और सीधे देखो यहां से पूछा गया। और क्वेश्चन यही था कि किसके शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल आक्रमणों का आक्रमण बढ़ गए थे, और उसमें क्या था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय बढ़े थे। कई नाम दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, है ना। तो ये याद रखना है, इतनी कमजोर मत समझना एनसीईआरटी को। क्लास 7 की एनसीईआरटी और ये क्वेश्चन पूछा गया था। खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इस विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। इसके लिए उसने काम भी किए। फिर आ गई 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, मालवा, है ना, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण में स्वतंत्रता से कुछ खड़े हुए। ये बात हमेशा याद रखना है, मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से बता रहा हूं कि जब भी केंद्र कमजोर होगा तो क्षेत्रीय शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जब भी केंद्र कमजोर होगा, वर्तमान में भी है। भारत सरकार देखो कितनी मतलब पूर्ण बहुमत से बनी है। राज्य सरकारों की औकात नहीं उनको टच करें जाके या उनसे बदतमीजी करें, कभी भी 356 का प्रयोग हो सकता है। दूसरा, जब मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है ना, तो जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी थोड़ा कमजोरी के साथ काम करती हैं। स्वतंत्र शासक उठ खड़े होते थे, उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर आए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे शेरशाह सूरी 1540 से 45 हुमायूं को निकाल के फेंक दिया। बिहार में उसने अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नत की, मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 40, 55, 56 तक वो चुनौती दी और परास्त किया। ठीक है, 30 में भग गए थे, 40 में फिर 55, 30 में लड़े, 40 में फिर धीरे धीरे लड़ते ही रहे। ठीक है, तो 40 में तो इसने भगा ही दिया था हुमायूं को। हुमायूं भग गया। राजा वीर साल के दरबार में अकबर का जन्म होता है। फिर 1555 में वापस आता है, मर जाता है। 56 में राज्याभिषेक कर दिया जाता है और तब 14-15 साल का था अकबर। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वंश यानी 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। ठीक है, इसने क्या किया, नीतियों को रिपीट कर दिया।
अकबर भी इसके नीतियों को, इसी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, शेरशाह सूरी ने। ओके, महान सम्राट अकबर 1556-1605 जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, तो ये था मध्यकाल में, कहाँ तक, 1526 के पहले, 1526 फिर 1556 अकबर के काल तक यहाँ थे। यहाँ से अकबर का काल स्टार्ट होगा, कुछ हुमायूं वगैरह की हम आगे वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो ये है तुम्हारा सल्तनत काल में बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, है ना। अभी स्थापत्य वगैरह नहीं पढ़ाया है, आर्किटेक्चर वगैरह नहीं पढ़ाया है, वो हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में समेकित करेंगे। अभी क्लास 7 की एनसीईआरटी जो आपसे कहना चाहती है बस उतना सुनिए। यहाँ तक बात समझ में आई ना? प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझ में आई, राजनीति आपकी समझ में आई, राजस्व व्यवस्था आपकी समझ में आई, और साम्राज्य को कैसे समेकित किया जा गया इस व्यवस्था के बारे में आपने समझा। तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपकी आज अच्छी समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको सारे चैप्टर को कवर करना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब आगे हम क्या करें, आपको करना क्या है, आप सभी जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को पूरी देखना है, दूसरा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जहाँ दिक्कत हो बताना है, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो कमेंट में पिन कर दें, हम बताएंगे उनके। एकता व्यवस्था जानते ही हो, सामंती व्यवस्था का ही बदला हुआ रूप है। एकता फारसी शब्द है। इक्तेदार नियुक्त किया जाता था, इक्तेदार राजस्व के मामले देखता था क्योंकि पैसा उगाना उसी का काम होता था, सैनिक मामले देखता था, न्याय वगैरह करता था, पुलिस व्यवस्था देखता था, प्रशासन और राजस्व। तारीख सिंगल वचन है इतिहास का। गैरिशन, गैरिशन शहर होता है, इसको मैंने अभी बताया नहीं है। गैरिशन एक प्रकार का शहर होता है ना, छावनी टाइप में, जैसे सैनिक छावनी होती है ना, उसी तरह। मंगोल पता है, मंगोल आक्रमणकारी, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण कब बढ़े, अलाउद्दीन खिलजी राजवंश में और तुगलक में। लिंग पता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर। खराज, खराज भी आपको पता है एक प्रकार का कर था। ठीक है। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली में पहले पहल तोमरों ने स्टार्ट किया था। तोमर के बाद चौहानों का तोमरों से युद्ध हुआ, फिर चौहान आ गए, चौहान के बाद फिर वो गोरी आया, गोरी के ही ये सब जानने पहचानने वाले लोग थे। गोरी ने ही दिल्ली सल्तनत को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। आ गई बात समझ में? तो ऐसे काम चला। और इसका एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली पर शासन किया 1206 में। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो उस समय फारसी हो गई थी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? ये विस्तार सबसे अधिक हुआ अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के काल में। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को। ओके। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? सेनापतियों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो राजस्व कहां से आएगा? सेना को वेतन कैसे मिलेगा? सेना टिकी कैसे रहेगी? सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी का मतलब होता है दिल्ली से सीधे प्रशासित क्षेत्र, और बाहरी क्षेत्र का मतलब होता है दिल्ली के द्वारा भेजे गए राजकुमार अधिकारियों के माध्यम से प्रशासित क्षेत्र। बस इतना सा अंतर होता है। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे या सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए? लेखा वगैरह, ऑडिट वगैरह कराया जाता था, गुप्तचर वगैरह रखे जाते थे, समय समय पर उनसे ब्यौरा भी लिखाया जाता था, और उनको क्या किया जाता था? ट्रांसफर भी किया जाता था। पद वंशानुगत था नहीं। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मरोगे। क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते थे? तो भैया कम देते थे, सीमित जानकारी है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? बहुत आसानी से तो स्वीकार नहीं किया जाता। हम भारत देश के लोग हैं, और पितृसत्तात्मक रवैया आज भी कायम है। ठीक है, जारशाही में हम जी रहे हैं। पितृसत्तात्मक रवैया तो है, लेकिन थोड़ा उदार समाज भी बना है। इसीलिए हम आज बहुत बड़े बड़े फील्ड में महिलाओं को देख पाते हैं। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी उन्हीं कारणों से जंगल काटे जा रहे हैं? नहीं, आज का रीजन अलग है, उस समय का रीजन अलग था। सेना को जरूरत थी, है ना। तो इमारत है भैया, इमारतें तो बनी होंगी।
तो ये आज का चैप्टर, कल मिलते हैं अगली क्लास में। इसको आप करना है, जहाँ दिक्कत हो तो बताना है, उसको हम फिर से डिटेल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।